वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के टॉपिक हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि हार्वर्ड गार्डनर्स ने प्रपोज की थी। अब इस थ्योरी के अंदर क्या क्या है वो आज हम देखेंगे, और ये थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इसमें रीट, सी टेट और जितने भी बाकी स्टेट टेट्स हैं उन सब में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हम अगले कुछ वीडियोस बनाएंगे उसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट। अब थ्योरी में है क्या? अब उससे पहले थोड़ा सा हम लोग हॉवर्ड गार्डनर के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। ये 11 जुलाई 1943 में पैदा हुए थे पेंसिल्वेनिया में। और इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो कि फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है आजकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं एग्जाम। तो आप प्लीज़ इस बुक को याद रखिएगा। इसी बुक के अंदर इन्होंने अपनी जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस उसको प्रपोज किया था। और ये बुक कब आई थी? ये आई थी 1983 में। नाउ अब गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंस क्या था? उनके हिसाब से कोई एक आपकी कला जो बहुत क्रिएटिव है, इफेक्टिव है और जिसका एक कल्चरल वैल्यू है। द एबिलिटी टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोडक्ट और ऑफर अ सर्विस दैट इज वैल्यूड इन अ कल्चर। तो गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंट क्या है? एबिलिटी टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोडक्ट और ऑफर अ सर्विस दैट इज वैल्यूड इन अ कल्चर। उनके हिसाब से intelligence a set of skills that make it possible for a person to solve problems in life। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है? एक सेट ऑफ स्किल्स है जो हर किसी के पास होती है, एक आदमी के पास होती है जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और गार्डनर का क्या कहना है इंटेलिजेंस के बारे में? द पोटेंशियल फॉर फाइंडिंग और क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स which involves gathering new knowledge। मतलब हमारे खुद की क्षमता नए सॉल्यूशंस निकालना किसी प्रॉब्लम के लिए, और उसके लिए नई इंफॉर्मेशन को गैदर करना, नई इंफॉर्मेशन को ढूंढना, वो भी हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज कभी कभी आता है कि हमें डेफिनेशन पूछते हैं इंटेलिजेंस की कि इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कौन सी डेफिनेशन है, तो उस हिसाब से एक बार हमारे रेफरेंस के लिए। अब उनका मानना था कि जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास टोटल 8 इंटेलिजेंस है, और हर के पास है ये। बस उसका अमाउंट हर किसी में अलग अलग है, और हर किसी के पास एक डिफरेंट इंटेलेक्चुअल कंपोजिशन होता है। वी कैन इम्प्रूव एजुकेशन बाय एड्रेसिंग द मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर आवर स्टूडेंट। और हम लोग अपने स्कूल जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका स्टैंडर्ड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस को स्कूल करिकुलम में बहुत अच्छे से इंक्लूड करें। तो उससे जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है उसका स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। देन जो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया है, these intelligence are located in different areas of the brain and can either work independently or together। और ये हमारे ब्रेन के वेरियस पार्ट्स में रहते हैं, वेरियस एरियाज में रहते हैं। या तो ये अपने खुद में ही काम कर सकते हैं या कोई दो इंटेलिजेंस एक साथ मिलके काम कर सकती है। अब उनके जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो टोटल कितने हैं? 8। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब उन्होंने वो बुक लिखी थी तो उसमें 7 थे, 7 मल्टीपल इंटेलिजेंस थे, पर बाद में उन्होंने एक और प्रपोज किया और वो ऐड ऑन हो गया। तो नाउ टोटल 8 है और हम लोग 8 को फॉलो करेंगे। अब कुछ लोग अभी रिसेंटली हार्वर्ड गार्डनर ने एक 9th एग्जिस्टेंशियल मल्टीपल इंटेलिजेंस को भी प्रपोज किया, बट वो अब तक इतना एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे 9 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8 है, बट ज़्यादा करेक्ट होगा 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। और जो हमारा NCERT है, NCERT,
वो भी 8 इंटेलिजेंस का ही फॉलो करते हैं। उनकी बुक में भी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का ही मेंशन है। तो हम लोग भी 8 को ही फॉलो करेंगे। अब उन 8 इंटेलिजेंस में क्या क्या है, उसमें है म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पेशियल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक एंड नेचुरलिस्टिक। तो ये टोटल 8 टाइप के हैं। अब इनमें विस्तार से देखते हैं कि अब ये होते क्या है। अब जो लिंग्विस्टिक है, जो आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये भाषा से रिलेटेड होगा। अब भाषा के अंदर क्या क्या होते हैं, शब्द, वर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब वो इंसान जिसके शब्दों की पकड़ बहुत अच्छी है, जिसकी भाषा की पकड़ बहुत अच्छी है, उसमें कौन सा इंटेलिजेंस होगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नाउ एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी टू यूज वर्ड्स इफेक्टिवली बोथ ओरली एंड इन रिटन फॉर्म। मतलब भाषा की पकड़ इतनी अच्छी है कि आप ओरली और रिटन फॉर्म दोनों में बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। और भाषा, क्योंकि आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आप भाषा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड भाषा को लेके आप बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उसके मीनिंग्स, जो उसकी साउंड होती है, रिदम होती है एक लैंग्वेज की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ है। अब जिनको ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वो लोग कौन होते हैं, वो होते हैं जर्नलिस्ट, पोएट्स, प्ले राइटर्स, पब्लिक स्पीकर्स, ऑथर्स। तो ये जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, उनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रहती है। अब इसमें मैंने एक और चीज़ इंक्लूड की है, सजेशंस फॉर टीचर्स। अब हम लोग साथ साथ में ये टॉपिक भी करते रहेंगे कि टीचर कैसे अपने बच्चों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप करेगा। अभी हम लिंग्विस्टिक करेंगे, बट आगे भी जितने इंटेलिजेंस आएंगे, जितने भी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो एक टीचर अपने बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करेगा। तो वो क्लास में क्या करवा सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जैसे डायलॉग राइटिंग, बुक ऑन टेप। ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है कि आपका पॉडकास्ट, जो कोई भी बुक्स होती है, वो टेप में आप रिकॉर्ड कीजिए और उसको फिर बाद में सुनिए। फिर वर्ड प्रोसेसिंग, न्यूज़पेपर एक्टिविटीज़, बहुत सारे हैं। तो उनसे आप डिबेट, एलोक्यूशन, ये जितने भी हैं, वाद विवाद, तो वो इन सब में आ जाएंगे। अब अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। तो इससे ही हमें पता चल गया कि इसमें लॉजिक का इन्वॉल्वमेंट है, ये मोर साइंटिफिक है। तो ये वाले लोग सीधे किस में जाएंगे, मैथमेटिशियंस, अकाउंटेंट, सीएज, स्टैटिस्टिशियंस, साइंटिस्ट, तो ये सारे ही होंगे। अब इसमें कैपेसिटी विथ नंबर्स एंड लॉजिकल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। मतलब जिस इंसान में ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगा, उनकी नंबर पे पकड़ बहुत अच्छी होगी, उनका लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छा होगा, वो नंबर में जो रिलेशंस होता है वो बहुत अच्छा होगा। और वो जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब में बहुत अच्छे रहेंगे, कैलकुलेशन, हाइपोथेसिस, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, तो इन सब में वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब इसमें सजेशन फॉर टीचर्स क्या है। अब टीचर्स क्लासरूम में क्या कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए। तो यूज ऑफ ग्राफिक्स, ऑर्गेनाइजर्स, शोइंग रिलेशनशिप्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथ के क्विजेज। तो उस तरीके से आप एक बच्चे का जो मैथमेटिक्स की तरफ एक रुझान है, उसको और ज़्यादा कर सकते हैं। उसका एक नंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो कर सकते हैं। उनको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दीजिए, उनमें सॉल्व करवाइए और उनको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनवाइए। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब ये भी जैसे वर्ड खुद ही बता रहा है, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि आपने एग्ज़ाम से पहले तो पढ़ लिया, बट आप एग्ज़ाम हॉल में डर के मारे भूल जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ का है। तो आप इनको ध्यान से, जो ये शब्द हैं वो ध्यान से पढ़िए कि वो क्या कह रहे हैं आपसे। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो इसमें स्पेशियल मतलब वो स्पेस से रिलेटेड होगा, जो भी इसमें जो क्वालिटीज है वो सारी स्पेस से रिलेटेड होगी। तो इसमें क्या होगा, उनका विजुअल परसेप्शन है वो बहुत अच्छा होगा, वो स्पेशल वर्ल्ड को बहुत एक्यूरेटली विजुअलाइज कर सकते हैं,
उस सेंसिटिव टू कलर, लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, मतलब नेचर में वो ऐसे ऐसे शेप ढूंढ सकते हैं जो शायद हमारी नॉर्मल आंखें देख ही नहीं सकती हैं। इसीलिए तो इतने सुंदर बिल्डिंग, घर, ब्रिजेस सब बनते हैं। देन उनका जो एबिलिटी टू ओरिएंट वन सेल्फ इन अ स्पेशल मैट्रिक्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और ये लोग कौन होते हैं जिनका स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है? वो है आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, इन्वेंटर्स, डिज़ाइनर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स। तो ये सब लोग स्पेशल इसमें आ जाएंगे, स्पेशल इंटेलिजेंस में। अब एक टीचर क्या कर सकता है जिससे इनका और ज़्यादा एक बच्चे का स्पेशल इंटेलिजेंस को डेवलप करे क्लासरूम में? तो आप उनको कलर यूज करवाइए, मोर इनटू ड्राइंग एंड आर्ट, माइंड मैप्स बनवाइए उनसे। देन मैनिपुलेटिव जो भी रहते हैं, मैगजीन्स वगैरह, उनको क्लासरूम में यूज कीजिए, और डिफरेंट मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, तो ये सब आपके स्पेशल में काम आएंगे। अब नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक। अब इसमें भी जैसे ये बता रहा है, बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मतलब जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो इसमें आ जाएंगे। और बाकी कौन से आएंगे? जो एक हम ट्रांसफॉर्म कर सके एक थिंग को और किसी नया प्रोड्यूस कर सके, जिनके बॉडी से वो बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते, जिनका बॉडी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। जैसे एथलीट, जिमनास्टिक्स, सर्जन्स, डॉक्टर का भी अपने हाथ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, वरना वो ऑपरेशन कैसे करेंगे? सो अब इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। शो एक्सपर्टीज इन यूजिंग वंस बॉडी टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग्स, ability to use one's hands to produce or transform things as sculptor, mechanic or surgeon, मूर्तिकार वगैरह। देन कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेक्सटेरिटी, ये वाले बहुत अच्छा, उनका कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है अपने बॉडी के साथ। एंड देन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई विद द हेल्प ऑफ बॉडी, और जैसा उनका एनवायरनमेंट है उसको अपने बॉडी से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अब एक टीचर का के लिए क्या सजेशन है? वो अपने क्लासरूम में क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का बॉडीली काइनेस्थेटिक डेवलप हो? वो मोर ऑन मोर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवा सकते हैं। अब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज क्या होते हैं? जो बच्चा क्लास में खुद करता है, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। क्योंकि अभी एनसीएफ जो 2005 है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव नॉलेज पे बिलीव करता है, जो नॉलेज बच्चे खुद बनाते हैं। तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन मैनिपुलेटिव यूज ऑफ टेक्सचर, और आप बच्चों को पोएट्री और इन सब में मटके जो क्ले के साथ वर्क है, इन सब के साथ आप जल्दी अर्ली एज में उनका इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट है म्यूजिकल। अब म्यूजिकल से हम खुद ही देख सकते हैं कि उनका म्यूजिक पे बहुत स्ट्रांग पकड़ रहेगा, वो बहुत अच्छे से म्यूजिक को समझते हैं, वो एक म्यूजिक को क्रिटिक के हिसाब से देखते हैं। देन उनको एक कंपोजर कंपोज कर सकते हैं, एक वर्ड्स के साथ खेल के एक नया ही कुछ रिदम ला सकते हैं, और बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक उनकी लाइफ म्यूजिक से बहुत ज़्यादा इनरिच हो जाती है। तो ये सारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस के हैं। अब सजेशन फॉर टीचर क्या हो सकता है? वो क्लासरूम में क्या करें? बच्चों के वॉइस मॉड्यूलेशन पे फोकस करें, वेरी वॉइस पिच ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस। और हम खुद भी जब हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप अपना वॉइस मॉड्यूलेशन को कंट्रोल में रखें, चेंज करते रहें। क्योंकि हम लोग अगर एक ही टोन में बोलते रहेंगे तो उससे क्या होगा? क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगा, बच्चे अपना इंटरेस्ट फोकस लूज करेंगे बहुत जल्दी। बट अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से करेंगे तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। Then play music in the classroom, watch surrounding sounds for possible interference and teach music in the class. Important thing. Now, interpersonal. अब ये खुद ही वर्ड बता रहा है इसमें भी, interpersonal मतलब एक दूसरे के लिए। तो इसमें अब क्या होगा? एबिलिटी टू परसीव एंड मेक डिस्टिंक्शन इन द मूड्स, इंटेंशन, मोटिवेशन एंड फीलिंग ऑफ अदर पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दूसरों के लिए है। अगर आप किसी का बहुत अच्छे से उनके मूड्स स्विंग्स आप पहचान पाते हो, उनके इंटेंशंस, उनको मोटिवेट कर पाते हो, उनके फीलिंग समझ पाते हो, तो आपको किसी को बहुत अच्छे से समझाने का तरीका आता है, तो मतलब क्या है? आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है।
अब आपके भी जान पहचान में कोई होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जो कभी कभी लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, जबकि एक दूसरा इंसान उतने अच्छे से नहीं समझा पाता है। तो उसमें आपका फिर इंटरपर्सनल आता है। और ये लोग कौन होते हैं? काउंसलर्स वगैरह इस कैटेगरी में आएंगे। और टीचर्स के लिए क्या सजेशंस है? ग्रुप वर्क ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रुप डिस्कशंस, टीम वर्क, स्किट्स, प्ले, रोल प्ले, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा है इंट्रा पर्सनल। इंट्रा मतलब खुद से, तो जो खुद का इंट्रोस्पेक्ट करे, जिनका खुद का जो सेल्फ नॉलेज है वो बहुत हाई है, जिनको खुद के बारे में बहुत ज़्यादा पता हो, जो खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सके, जो उनके खुद के मोटिवेशंस है, डिज़ायर्स है, मूड्स है, उनको खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनको अपने सेल्फ का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। और ये लोग कौन होते हैं? ये होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। अब टीचर क्या कर सकते हैं इसमें? सजेशन फॉर टीचर्स: डेजिग्नेट क्वाइट एरियाज, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, जर्नल्स एक्सेट्रा। अब ये डेजिग्नेट क्वाइट एरियाज क्या होते हैं? क्लासरूम में तो इतना शोर होता है, तो आप एक क्लासरूम का ऐसा कोना रखिए जहाँ पे आप, एक बच्चा अगर उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो वो वहाँ जाके बैठ सकता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस कोने में जाके शांत होके वापस आपके क्लासरूम में आ सकता है। और ये वाला मैंने अपने क्लासरूम में करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। देन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, उसको अगर खुद से उस टाइम कुछ करने का मन कर रहा है तो उसको करने दीजिए। हम बच्चे को जितना ज़्यादा रोकेंगे बच्चे उतना रिटेलिएट करते हैं, और उनको ज़्यादा बुक्स पढ़ने दीजिए। देन नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक। अब ये भी वर्ड खुद ही बता रहा है व्हाट इज नेचुरलिस्टिक, जो नेचर से रिलेटेड होगा। अब नेचर से जो रिलेटेड होगा उनको नेचर की समझ बहुत ज़्यादा होगी, इनको उनको इन्वायरमेंट की समझ बहुत ज़्यादा होगी। वो रिकॉग्निशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ये लोग कौन होते हैं? जितने भी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री के रहते हैं, जिनको फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह, देन रिसर्च वर्क, जो बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, गार्डनिंग, तो ये जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और इसमें अब सजेशन फॉर टीचर्स क्या है कि हम लोग क्लासरूम में आउटडोर एक्टिविटी करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों को हर दिन मोनोटोनस तरीके से क्लास बोर्ड एंड चौक से ही नहीं, उनको बाहर लेके जाएं, उनको कभी गार्डन में पढ़ाए, कभी पेड़ के नीचे पढ़ाए, तो उनसे उनके बहुत डेवलप होगा। उनको वहाँ बिठा के बाहर को सिर्फ ऑब्जर्व करने दीजिए कि वहाँ पक्षी क्या कर रहे हैं, सन कैसा है, बादल कैसे हैं, और उनको बहुत क्वेश्चंस आएंगे जब वो नेचर को ऑब्जर्व करेंगे। तो विद दिस आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसका एक शॉर्ट रिविजन वाला भी लेके आऊँगी जो आप कर सकते हैं। अब ये एक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स के लिए, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं सारे 8 इंटेलिजेंस के। तो ये इंटेलिजेंस है और ये कोर ऑपरेशंस है उन इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो ये आप लोग अपने नोट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको हेल्प करेंगे। अब इससे आगे है कि हमारा क्लासरूम में क्या इम्प्लीकेशन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ कोई राइट वे नहीं होता है किसी चीज़ को करने का। तो वो आपका ये, और मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी का भी यही है कि इसका कोई सही तरीका नहीं है क्लास में अप्लाई करने का। ये एक डिस्क्रिप्टिव थियोरी है, ये एक पेडागोजिकल फ्रेमवर्क नहीं है कि इस ड्यूरेशन पे ये ऐसा हो रहा होगा। ये कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, और इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन बहुत ही आसान है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मल्टीपल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंट क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसका स्तर बढ़ाने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के लिए मोर चाइल्ड सेंटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थियोरी है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा drawing a picture, composing, listening to music, watching a performance, these activities can be a vital door to learning। जो हमारे एनुअल डेज होते हैं, बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन उनके जो लर्निंग है, रीडिंग के इंटरेस्ट है, जो उनके खुद के टैलेंट्स है, उनको आप और इन्हेंस करिए, उनको और मोटिवेट कीजिए। अगर वो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा
अच्छा है, बट हम उसको कभी कभी एज अ टीचर हम उसको प्रेशर डालते हैं कि नहीं आप अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। हो सकता है वो एकेडमिक्स में इतना बेहतर नहीं हो, पर उसको वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है और हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है स्पोर्ट्स में। तो हम एज अ टीचर हमारा रोल ये हो सकता है कि हम उस बच्चे को इतना पढ़ा दें कि वो पास हो जाए और बाकी वो अपना स्पोर्ट्स में अपना बेहतर रोजी रोटी कमा लेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एज अ टीचर कर सकते हैं। देन पेरेंट और कम्युनिटी से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्कूल के साथ। देन स्टूडेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट एंड शेयर, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उस पर फोकस करना चाहिए बच्चों को। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, टीच फॉर अंडरस्टैंडिंग। एज अ टीचर हमको बच्चों को समझाने के लिए पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाना है। और अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे तो ऑब्वियसली देर विल बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस बच्चों के लिए, और एक पॉजिटिव चेंज आएगा और बच्चे अपने लाइफ में आगे जाके क्रिएटिव तरीके से अपने प्रोफेशंस को चूज करेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।